बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। मंडे है, अपनी जितने भी प्लान्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सेटल कीजिए, अच्छे तरीके से उन पर इम्प्लीमेंट कीजिए, टाइम की पाबंदी कीजिए अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी हो। अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करें ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें। ये इसलिए कह रही हूँ कि मंडे को, क्योंकि वीकेंड के बाद आप आते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं और वीक का स्टार्ट होता है, तो आप अपने तमाम काम प्लान कर लेते हैं कि इस हफ्ते हमने ये करना है, यानी हमने ये टारगेट अचीव करने हैं। तो चीज़ों को प्लान करके करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी खबरों से। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और अब ये तो होगा क्योंकि अब आगे आगे मई और जून, जुलाई और ये मुसलसल जो है वो गर्मी वाले मंथ्स जो हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं। फिर आगे प्री मानसून का आगाज़ हो जाएगा। सो गर्मी की शिद्दत के लिए तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जी आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना, और अगर निकलना ज़रूरी है, जिन्होंने अपने कामों को जाना है, दफातर जाना है, बच्चों को लेने जाना है, सर को ढांप के जाएँ। यूनिवर्सिटी जो लड़कियाँ जाती हैं, कॉलेजेस जो जाती हैं, सब के लिए अगर आप अम्ब्रेला से सर को ढांप लें, सर पे अपने कवर कर लें दुपट्टा वगैरह से, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। अच्छा जी, हमने अभी आपसे मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करनी है। आज 22वां रोज़ है जी, मुसलसल डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं और आज उनकी तरफ से कॉल ये है कि उन्होंने जाना है वज़ीर आला हाउस की जानिब। सो देखें आगे आगे क्या होता है। अस्पतालों के आउटडोर बंद हैं और परेशानी है जी बहुत ज़्यादा। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ करें। मुसलसल 22वां रोज़ है और डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, कोई भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है और अस्पतालों में जी बड़ा सूरत हाल जो है अब संगीन होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दोनों तरफ से हट धर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और बराह रास्त उससे मुतासिर कौन हो रहा है? गरीब और आम मुस्तहिक जो लोग हैं, जो इलाज मुआवजे के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, वो उससे मुतासिर हो रहे हैं और ये मुतासरीन की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी पंजाब गवर्नमेंट पर आयद होती है। आपके महकमा सेहत जो है हुकूमत पंजाब, उस पर आयद होती है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, उस वक्त अभी 2 हफ्ते हुए थे इनके एहतजाज को, कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, इनसे बैठ के डायलॉग्स का रास्ता अपनाया जाए, बजाय कि आप मज़ाहमत करें या फिर उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। अल्टीमेटली देखें ना, आज 2 दिन पहले उन्होंने एक कॉल दी कि हम आपकी सारी शाहराएं बंद करेंगे। फिर और शाहराएं सारी बंद हो भी सकती हैं क्योंकि हर मेन शाहराह पे हॉस्पिटल हैं। हॉस्पिटल से निकलना और आपने सड़क को बंद कर देना, ये बड़ा इजी है। इसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ नहर रह जाती है, नहर पे 4-5 लोग चले जाएं और 10 लोग, और वो जाके नहर भी बंद कर देंगे। फिर साथ में देखिए, इस वक्त हमारे शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट भी चल रहा है, PSL चल रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे हैं, लोगों ने आना होता है, जाना होता है, शायकीन क्रिकेट ने, इस तरह की सारी चीज़ें। फिर स्कूल्स हैं, फिर उनके इम्तिहान करीब आ रहे हैं बच्चों के, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद आपके शहर की ट्रैफिक को, आपके मामलात ज़िंदगी इतनी बुरी तरह से मुतासिर हैं, ट्रैफिक जैम। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये उन्हीं से लिंक कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें किस तरह मुतासिर हो रही हैं सिर्फ इस एक एहतजाज की वजह से। जहाँ मरीज़ और उनके लवाहिकीन मुतासिर हो रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन रोज़ाना लाखों लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए क्या मुश्किलात बन रही हैं, वो भी इससे इससे हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में देखें, एहतजाज हो, अब आजकल जंग की बात होती है तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, आपकी लड़ाई हो, फसादात हों, आप जो भी चलता हो, लेकिन एट द एंड आप पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो भी टेबल पे बैठते हैं और रास्ते निकलते हैं। इसलिए महकमा सेहत को चलें, आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए कुछ। ऑब्वियसली अगर कोई हल नहीं निकल रहा तो ऐसे तो नहीं है कि जी आपको टेबल टॉक करनी चाहिए, कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। 22 रोज हो गए हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग है और फिर आप ब्लैकमेल आराम से हुकूमत हो रही है, ऐसा? देखिए, ये ब्लैकमेलिंग, बिल्कुल आपने सही वर्ड जो है उसका इंतखाब किया, ये वाकई ही ब्लैकमेलिंग है। पहली बात है, अगर हम ये बात करें कि शहर में रोड बंद होने से जो सूरत हाल पैदा होती है, आपको पता है कि लाहौर शहर जो है वो ऐसा है, तमाम सड़कें, तमाम शाहराहें जो हैं वो लिंक्ड हैं। सर्कुलर रोड, मुल्तान रोड हो, फ़िरोज़पुर रोड हो, गौसल आज़म रोड, जेल रोड हो, माल रोड हो, कोई एक रोड भी जब शहर में बंद होता है ना तो बाकी तमाम शाहराहों पे उसका जो है वो लोड जाता है और ट्रैफिक जो है उस रवि का शिकार हो जाता है। बिल्कुल, जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो, इसके अलावा दफातर की छुट्टी का टाइम हो। बिल्कुल ऐसे। और अब आ जाए इनके एहतजाज की तरफ। मुझे ये बताएं कि 22 दिन हो गए हैं, सरकार जो है वो किस चीज़ के मुज़ाकरात करे?
ये बात हमने बारहा प्रोग्राम में ये बताई है कि भाई इनको निजकारी से, स्पेशली हॉस्पिटल्स की निजकारी से मसला क्या है। आप यकीन जाने, जब भी हम सरकार के साथ बैठते हैं, वुज़रा के साथ बैठते हैं या सेक्रेटरीज़ के साथ बैठते हैं जो वाकई नेक नीति से काम करना चाहते हैं, वो इस चीज़ का रोना रोते हैं। वो हमें बताते हैं कि हॉस्पिटल्स में सूरत हाल क्या है, डिस्पेंसरीज़ में सूरत हाल क्या है। जब वो सूरत हाल हमें बताते हैं ना, आप यकीन जाने वो हम बयान नहीं कर सकते कि ये लोग ना अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, ना अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं। और वो जब कहते हैं कि इनसे जब हिसाब मांगा जाता है तो उसके बाद ये अपनी एसोसिएशन के जरिए एहतजाज पर आ जाते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब बात वही आ गई कि जब इसको निजकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसमें जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, उसने तो काम लेना है, जो काम नहीं करेगा वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। असल मसला ही इनको ये है। और ये ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं या आला अफसर का जो पैरामेडिक स्टाफ है उसको प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ग्रेड 1 को, ग्रेड 4 को, ग्रेड 5 को, ग्रेड 6 को, इनको ज्यादा प्रॉब्लम जो है। डॉक्टर्स ने क्यों काम बंद किया है, सवाल तो ये है। देखें अब आप ये बात कहीं और निकल जाएगी, माजरत के साथ मैं अब ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात करता हूँ जिसमें ये पैरामेडिक स्टाफ और आपके डॉक्टर साहबान भी शामिल हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काली भेड़े और माफिया भी है। ये सब लोग मिल के चलते हैं। जब भी कोई काम इन्होंने कोई खराबी पैदा करनी है तो ये सब लोग जो है वो एक दूसरे का बाजू बन जाते हैं। फिर ये लोग जो है वो ऐसे एहतजाज के तौर पे सामने आते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर ने तो बड़ी मुश्किल से अपना टाइम देना जो है वो पूरा किया है, अपनी ड्यूटी जो है वो करना शुरू हुए हैं। डॉक्टर्स को मुझे समझ नहीं लगती डॉक्टर्स क्यों एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर को ये तो नहीं कहा जा रहा कि भाई तुम अपनी ड्यूटी के बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते। डॉक्टर को ये तो नहीं कहा जा रहा कि तुम्हारे पास जो पेशेंट आ रहा है उसको तुम अपने प्राइवेट क्लिनिक पर नहीं रेफर करोगे, ये तो नहीं कहा जा रहा। तो फिर आप लोगों का मसला क्या है? ऑब्वियसली हॉस्पिटल में जहां पर नई सरकार से मामला संभाले जा रहे, देखिए ये सरकार की भी नाअहली है कि उनसे कम से कम हॉस्पिटल जो है वो नहीं संभाले जा रहे। बाकी डिपार्टमेंट्स को छोड़ें, एक सेहत और तालीम, ये दो ऐसे शोबे हैं जिससे कोई भी माशरा जो है वो, कोई भी कौम जो है वो तरक्की करती है। माजरत के साथ हमारी हुकूमत के पास अभी तक इनको चलाने के लिए कोई मुनासिब ना पॉलिसी है और ना ही इनसे चल पा रही है, चाहे वो सेहत है चाहे वो एजुकेशन है। दो सेक्टर्स कोई बेहतर कर ले तो बाकी सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। आज जो धमकी दी गई है वो ये कहा गया है कि सीधा सीएम हाउस की तरफ जाएंगे। अगर जाते हैं हालात खराब हो सकते क्या होना, वहाँ गेट पे जाके बैठ जाएंगे। अभी जाके असेंबली बैठे हुए हैं तो अब फिर 7 क्लब या 8 क्लब जाके बैठ जाएंगे। क्या होगा? अवाम कोई मसला होगा। देखें बात यह है कि जो इमरान बात कर रहा है ना, लोअर ग्रेड के लोगों को या उनको मसला है, आज डॉक्टर्स उनके साथ क्यों खड़े हैं? कल को जब डॉक्टर्स को अपने एहतजाज की बारी होती है तो स्ट्रेंथ के लिए उनको यही लोग चाहिए होते हैं। तो ये स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो अलायंस बनाया गया, बुनियादी तौर पर एक इशू चाहे पैरामेडिक्स का हो चाहे लोअर स्टाफ का हो, किसी डॉक्टर्स का हो, तो इन्होंने इस अलायंस की बुनियाद पर एहतजाज का रास्ता अपनाना है। और एहतजाज के बाद ही जो वो कहते हैं कि सड़कों पर इसके फैसले हों। देखें रियासत के सामने हमेशा आपको घुटने टेकना पड़ते हैं, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप बैठे हैं, किसको नहीं कोई नहीं ना पड़ा, कोई बात सुनने वाला कोई नहीं है। फर्क पड़ रहा है तो वो गरीब लोगों को पड़ रहा है जो हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं कर रहे, बैठे हैं तो बैठे रहे। तो फिर इससे नुकसान तो हो रहा है। इसका एक हल होना चाहिए शायद से प्रेस साहब, तनख्वाहें कटनी चाहिए। जो अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंच रहा उसको कम से कम ये तो रियलाइज कराए ना भाई, ड्यूटी पे छोड़े ना, ड्यूटी पे तो तनख्वाह कटनी है। एहतजाज पे अगर वो एहतजाज हॉस्पिटल से बाहर हो रहा है और सड़कों पर हो रहा है तो उनकी फिर डिडक्शन होनी चाहिए, जाहिर बात है ना, 22 मार्क होनी चाहिए। 22 दिन अगर वो नहीं आते, कोई सरकारी महकमा ऐसे नहीं करता। अगर सरकारी महकमा इस चीज पर आ जाए, वट वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का स्टाफ है या हॉस्पिटल का स्टाफ है या सरकारी महकमों का स्टाफ है, जिस दिन वो हड़ताल करें अपने ऑफिस से बाहर रोड्स पे चले जाए, उस दिन उनकी एब्सेंट लगाएं। मैं देखता हूँ ये 22 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं होंगे। इनको 22 महीने भी ऐसे एहतजाज करना पड़े, हुकूमत चुप रहे, अवाम परेशान, इनकी तो जेबों में तनख्वाह जाती रहेगी, तो ये तो एहतजाज करते रहेंगे। देखिए माजी में हुआ था जब डॉक्टर्स का एहतजाज हुआ, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का, उस वक्त उन लोगों को निकाला भी गया नौकरी से, उनको शोकाज नोटिस भी दिए गए, दूर दराज इलाकों में उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी की गई। उसके बाद कुछ हालात में बेहतरी आई। बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई बंदा गैर हाजिर है अपनी ड्यूटी 22 दिन कम नहीं है, यहाँ तो 2 दिन नहीं कोई बर्दाश्त करता। गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंटल रूल्स मौजूद हैं, उनके तहत उनको नोटिस, एक्सप्लेनेशन लेटर, शोकाज नोटिस, हेयरिंग, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो करेगा कौन? हायर अथॉरिटी तो उनके साथ बैठी हुई है। जब निचले लेवल का बंदा है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है या उसकी हेयरिंग या उसको शोकाज देना है तो आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये कौन करेगा? अच्छा, अब अगर हम कह देते हैं कि महकमा सेहत इसमें मदाखलत करे, महकमा सेहत ने मदाखलत उस वक्त करनी है जब उनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद होंगे।
ये आज लेटर भेज दे महकमा सेहत के, जो लोग एब्सेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो कार्रवाई जिन्होंने करनी है वो तो उनके साथ बैठे हैं, वो तो उनके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को मिलाकर अगर मैं समझता हूँ तो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। लोगों को मुतासिर होने से बचाने के लिए हुकूमत पंजाब को कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है, देखो हम कहें कि वो बैठे रहे, इग्नोर कर रहा है, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखें शहरी तो है ना, वो वही ना, मतलब हैं तो यहीं के रहने वाले ना, यहीं पे नौकरी करने वाले हैं। अल्टीमेटली अगर रियासत की ये जिम्मेदारी तो है कि उनसे वो बात करें। मैं तो यही कह रही हूँ कि कोई इतना मुश्किल मामला नहीं कि हल तलब ही नहीं है, निकल आते हैं माजी में बड़े बड़े एहतजाज, बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, तो उनका कहीं ना कोई रास्ता निकल आता है। बेहाल छोड़ देना आवाम को, ये आवाम एक्चुअली सफर कर रही है, सड़कों पर भी, अस्पतालों में भी गरीब आवाम परेशान है। तो इंतजामिया से, CM साहिबा से, हेल्थ के जितने सरबराहान है, रिक्वेस्ट है कि मामले को फिल फॉर हल किया जाए। बेचारे मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज की खबर यह है जी, लीड स्टोरी, लेस्को में बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी मुकम्मल, वजीर आजम का फौजदारी महकमाना कार्रवाई का हुक्म, ग्रिड स्टेशन के मटीरियल का दोबारा टाइप टेस्ट करवाने लेस्को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इख्तियारात ने वाबदा रूल्स की तरामीम की सिफारिश, रिपोर्ट वजीर आजम को इरसाल। क्या मामला है शाहिद सिपरा साहब? देखिए, ये चंद रोज़ कबल एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, और उसमें लेस्को पे इल्ज़ामात कुछ आयद किए गए थे कि एक निजी सोसाइटी है, उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि उसको बिजली देने के मामलात, फिर एक साबिक CEO हैं उनकी तकर्री का मामला था कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिया गया, इसी तरह कुछ ओवर बिलिंग के मामलात उसमें थे, कोई मटेरियल ख़रीदा गया उसकी टाइप टेस्ट के हिसाब से, उसकी कीमत के हिसाब से। ये सारी चीज़ें मिलाकर जब प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश की गई तो उन्होंने एक आला सतह कमेटी बनाई थी साबिक वफाकी सेक्रेटरी की सरबराही में। वो कमेटी तकरीबन 2 महीने तक इसकी इन्वेस्टिगेशन करती रही और अल्टीमेटली अब उनकी जो तहकीकात थी वो मुकम्मल हुई और वज़ीर आज़म के सामने पेश की गई। तो उन्होंने जब वज़ीर आज़म साहब की जानिब से अब उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई है जो सिफारिशात उन्होंने रखी थी, और साथ में ये भी कहा है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने कि आप इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करें या फिर जो आपके डिपार्टमेंटल लॉज के मुताबिक जो कार्रवाई है वो करें। अब इसमें कुछ सिफारिशात जो रखी गई, ये टाइप टेस्ट जो है ये बड़ा मशहूर और मारूफ केस है लेस्को में। ये FIA ने भी इसकी इंक्वायरी की लेकिन वो भी एट द एंड उस पर तक पहुँच सके। उसके बाद अल्टीमेटली ये सिफारिश की गई कि ग्रिड स्टेशन का जो सामान है, ग्रिड स्टेशन का सामान आपका लाखों का नहीं है, करोड़ों रुपए की खरीदारी है। एक ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर नस्ब होता है वो तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए का है, तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो उनको मिलाकर अब कहा गया है कि उसमें जो कुछ कंपनीज जो ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं उनका ख़ास तौर पर उसमें तस्करा किया गया है कि उनको मुस्तरद किया जाए, आइंदा उनको लेस्को के साथ ना रखा जाए। एक ये कहा गया है। दूसरा AMI मीटर्स के हवाले से कहा गया है कि ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के जो मामला चल रहे हैं इस पर वो किया जाए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रखा गया है कि एडहॉक या फिर एडिशनल चार्ज के मामला जो हैं, आपने किसी भी कंपनी में किसी ऑफिसर को कोई देना है उसकी कानून साजी की जाए कि वो कितने अरसे के लिए रख सकता है, उसकी कौन सी अथॉरिटी है वो किस तरह अप्रूवल देगी। तो ये एक साथ में ये भी मामला जो मैंने जिक्र किया कि कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती जो थी उसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि इसकी कानून साजी की जाए। और ये जो तरमीम का कहा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अख्तियारात में तरमीम की जाए, इसका ये था कि कुछ 11 लोग ऐसे थे जिनको मुख्तलिफ केसेस की बुनियाद पर टर्मिनेट किया गया और साबिक CEO ने उनको सुनने के बाद बहाल किया था। और बहाल करने के बाद ये कहा गया कि ये जो रूल में मौजूद है कि आपकी अपील भी अगर मुस्तरद हो जाए उसके बावजूद CEO उसको सुन सकता है अख्तियारात रख कर अपने, इस अख्तियार को ख़त्म किया जाए कि अपील का वक्त हो, अपील हो, अगर अपील मुस्तरद होती है तो फिर उसके बाद कोई अभी मुझे बता दें, तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, महकमाना कार्रवाई के अहकाम दे दिए हैं, ये सिर्फ क्या नॉर्मल चीज़ है? देखिए, सेक्रेटरी पावर डिवीजन को भेजा उन्होंने और उसके साथ में सेक्रेटरी दाखिला को भेजा गया है। अगर तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर हुई, अगर फौजदारी का कोई मुकदमा दर्ज होता है या फौजदारी की कोई एक्टिविटी होती है तो वो ज़ाहिर वजारत दाखिला करेगी, और वजारत दाखिला किसके थ्रू करेगी? FIA के थ्रू करेगी। ठीक है। अगर पावर डिवीजन करती है तो पावर डिवीजन ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी है, वो लेस्को को जो है वो भेजेगी कि उनके अपने जो रूल्स हैं उसके तहत रह कर सस्पेंड करें या फिर मज़ीद आगे कार्रवाई को बढ़ाएं, या फिर कोई अगर
क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करनी है तो हो सकता है लेस्को से कि आप लोग आगे आएँ और आप इस पर करें। माजी में होता रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात हुए हैं जिसमें लेस्को खुद मुद्दई बनती रही और मुकदमात हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह इन्वेस्टिगेशन आई थी उस वक्त ये बहुत बड़ी चीज़ बनाकर पेश की गई थी, लेकिन उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो सिफारिशात आई हैं, वो कोई मज़ेदार नहीं आई हैं। उसमें किसी को फिक्स नहीं किया गया कि आप इतने सारे इल्ज़ाम जो थे बचा लिया यही होता है, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे ख्याल में फिक्स का जब मामला होता है, जब आप किसी पर जिम्मेदारी आयद कर देते हैं, जिम्मेदारों का तयन कर देते हैं और फिर कहते हैं कि आप ये कार्रवाई करें, तो फिर तो समझ आती है। तो मेरे ख्याल में हाई प्रोफाइल कमेटी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गई, उन्होंने मंजूरी दे दी। अब देखते हैं कि अभी तो 22-21 तारीख को ये आई हैं, अभी तो 2-4 दिन हुए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। इमरान देखिए जी, लेस्को में बेज़ाब्तगियों का ये मामला है। पहली बात तो ये तो आपको भी पता है, शाहिद सिपरा साहब है, इनको भी ये पता है कि माजी में वजारत दाखिला ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई की, FIA ने भी की, नैब ने भी की, लेकिन लेस्को का किबला दुरुस्त नहीं हो पाया। एक यहाँ से और एक LDA से, मतलब ये तो अल्लाह आपका भला करे। अब आप ये मामला देखिए कि इसमें मटेरियल की खरीदारी का मामला है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट कंपनियों का मामला है, और इंक्वायरी कमेटी जो है उसने अपनी फाइंडिंग्स भी दे दी। अब वो फाइंडिंग्स क्या है वो शाहिद सिपरा साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको एलेबरेट कर सकते हैं, कुछ इन्होंने बताया भी है। अब पहले तो ब्लैक लिस्ट कंपनियों के बारे में बात की जाए। ब्लैक लिस्ट कंपनियाँ जो हैं वो क्यों की जाती हैं? ऑब्वियसली कि वो इलीगल फ़ायदा लेती भी हैं और देती भी हैं, इसलिए उनको ब्लैक लिस्ट जो है वो कहा जाता है। फिर उन पर कई किस्म के एलिगेशन जो हैं वो होते हैं जो कि हकीकत में होते हैं, इसीलिए उनको ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। अब दूसरी बात ये आ जाए, जैसा शाहिद सिपरा साहब ने भी कहा, मैं भी इनकी बात को सेकंड करूंगा। ग्रिड स्टेशन जो होता है ना, उसका मटेरियल, एक ग्रिड स्टेशन जो है इसको लाखों में मत समझा जाए। उसके मटेरियल के हवाले से अगर बात की जाए या मशीनरी या वटेवर, उसका एक पूरा लमसम देखा जाए तो करोड़ों रुपए का एक ग्रिड स्टेशन जो है वो बनता है, और मे भी कई ऐसे ग्रिड स्टेशन भी हैं जो कि अरबों रुपए में बनते भी हैं, वो ओवरऑल अगर देखा जाए। अच्छा, उसके लिए जो मटीरियल लिया जाता है, पहले तो ये बहुत कम हमने ऐसा सुना है कि भाई कोई ख़राब मटेरियल जो है वो निकला और उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी जो है वो हुई। अब अगर वज़ीर आज़म हाउस को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ौजदारी मुकदमात किए जाएँ, और उसके बाद यहाँ पर असल मसला पता है क्या हो रहा है ना? मसला ये है कि अगर खुदा न खासा ये इंक्वायरी दोबारा घूम फिर के लेस्को या इससे रिलेटेड ही अफसरान या उनके पास चली गई तो फिर ये वैसे ही दब जाएगी। जैसे शाहिद सिपरा साहब खबरें देते हैं कि जी लेस्को में ये मसाइल हुए हैं और इंक्वायरी कमेटी बन गई, ये बेचारे तो मसाइल उजागर करते रहते हैं, इनकी खबरों पे एक्शन भी होता रहता है, फिर वो एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, वो कुछ देर सस्पेंड रहते हैं, उसके बाद वो किसी अच्छी पोस्ट पे जो है वो चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ लेस्को की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे यहाँ पर तमाम तर सरकारी महकमों का बेड़ा करक इसीलिए हुआ है कि यहाँ सजा और जजा के कवानीन जो है वो नरम हो जाते हैं बड़े लेवल पे। लेस्को प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है ना, सारी चीजें हैं कि 1 अरब 53 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग थी, और इस वक्त अगर दोबारा चेकिंग करें तो फिर कहीं ना कहीं से फिर मिल जाएगी। बात करने का मकसद यह है कि लेस्को से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप खत्म कर सके ही नहीं। बड़ी वजह भी यही है ना, आपके विफाकी वुज़रा, आपके सारी चीजें अभी तक उनकी इन्वॉल्वमेंट इसी चीज में है। आप इधर शेखुपुरा फीड करती है, वहां से जो आपके वुज़रा हैं उनका इन्फ्लुएंस है, दूसरी साइड पे कसूर पे चले जाएं, वहां पे उनका इन्फ्लुएंस है, जिस जगह पे लाहौर में रह के आप बात करें वहां पे उनका असर रसूख है। लेस्को से जब पॉलिटिकल जो प्रेशर है, जो पॉलिटिकल दबाव, अच्छा फिर ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल दबाव है, फिर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी इसी बुनियाद पर होती है। फिर बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो लिंक्ड हैं, उनको पता है कि ये हम इनको यहाँ पे लगाएंगे। ये अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेस्को को, जिसको कहा जाता है कि मुल्क की सबसे बड़ी तकसीमकार कंपनी है, सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है, अगर इसका काबा किबला दुरुस्त करना है तो सियासी जो चीजें हैं उनको खत्म करना है, और वो खत्म नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? यही वुज़रा जाके कहते हैं साढ़ा इलेक्शन खराब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, और जब ये बात आती है तो फिर सारे चुप हो जाते हैं। बस ये इतनी सी बात तो फिर ये समझ लीजिए सिलसिला कभी नहीं ठीक होगा, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब बेसिकली आवाम की जेब पे जो है वो असर पड़ता है। अभी गर्मी बढ़ेगी तो फिर आप इस चीज़ का देखिएगा रिजल्ट क्या निकलता है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है जी कि 54 ख़वारिज की हिराकत, वाज़े पैगाम मुहिम जोई पर भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का। शाहिद सिपरा साहब देखें, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि कुछ लोग जो पाकिस्तानी
हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको वहाँ पे मार गिराया है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ तस्वीर भी जारी की है। मेरे ख्याल में पूरी कौम के पास वो आ भी गई होंगी सबके पास, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो गर्दिश भी कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन से उनके पास इंफॉर्मेशन थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, बाकी इंटेलिजेंस हमारे जो इदारे हैं उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि हमसाया मुल्क जो है वो प्रेशराइज कर रहा है इस ग्रोह को कि आप लोग पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हों और वहाँ पे जाके कोई कार्रवाई करें। तो जब ये इंफॉर्मेशन थी एजेंसीज के पास तो उन्होंने इस पर आंख रखी हुई थी, नज़र रखी हुई थी कि कब वो दाखिल हों। और जब वो दाखिल हुए तो फिर उनका पता चल गया कि वो दाखिल हो रहे हैं। फिर बताया उन्होंने कि उनको आगे आने दिया गया और फिर जब अंदर आ गए तो उसके बाद 3 मकामात से उनको घेरा गया, 3 अतराफ से, और उसके बाद मार गिराया उनको। देखें, बात करने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें कल उन्होंने बता दी हैं बड़े वाजे में अल्फाज में कि जो IDs पकड़ी गई हैं बराह रास्त भारत से उनका ताल्लुक था, भारत से ऑपरेट हो रहे थे, भारत ही ये इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस तरह के प्रोपेगेंडे अगर हम माजी में भी देखें तो भारत की तरफ से की जाती है। इसी तरह देखें, अभी जो हाल में भारत में हुआ वाकया उस पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इस तरह के जो एविडेंस है उनकी तो अपनी FIR आप तो शवाहिद की बुनियाद पर नहीं बात कर रहे। नहीं, मीडिया को उनको देखने तो वो तो जंग लगा के बैठे हैं और यहाँ पे हमारी जंग जो सोशल मीडिया पे वो पढ़ के हंसी आती है। तो इन चीज़ों को देखे बात करने का मकसद ये है कि ये चमन लोग बहुत बड़ी तादाद है। और जिस तरह उन्होंने कल कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आज मुबारक का दिन है और होना भी चाहिए। देखें जो हमारे देखें जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन पहाड़ी इलाकों में, उन बॉर्डर के एरिया में जो लोग फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो उनको खराज तहसीन पेश करना भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी, अच्छा होता ही है कि चमन की तादाद में मारे जाना बहुत बड़ी तादाद है। जब भी सुना हमने 10, 12, 15 तक तो सुना था, 54 एक बहुत बड़ी तादाद है भाई, बिल्कुल, जिनको मार गिराया है। इमरान यूनुस, देखें बिल्कुल शाह सिपा साहब ने सही कहा कि ये कोई मामूली तादाद नहीं है। 5 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो थे। और आप यकीन जाने कि खुदा न खास्ता अगर ये पाकिस्तान में आ जाते और फिर ये किन किन सूबों में जाते या किन किन शहरों में जाके अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो करते और अपने नापाक अज़ाइम जो है उनको ये फुलफ़िल कर लेते। बात इस तरह है कि पाकिस्तान में जब भी सुकून होता है तो थोड़ी तरक्की की तरफ पाकिस्तान जो है वो जाने की कोशिश करता है। देखें, अगर हम वैसे बात करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो भी पाकिस्तान में लौट आई है, उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल बिज़नेस कम्यूनिटी जो है वो भी यहाँ पर पाकिस्तान में आ रही है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू भी कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनसे ये चीज़ जो है वो हज़म नहीं होती। ठीक है, उन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों ना इस मुल्क को जो है वो ऑब्वियसली उसी तरफ रखा जाए कि ये जंगी सूरत हाल जो है ना वही इस मुल्क के अंदर रहे। तो अब जब है अल्हम्दुलिल्लाह के वाकई ये हमारी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है और ऑब्वियसली हमारी जो वजारत दाखिला है उसकी भी ये बहुत अच्छी कोशिश रही है कि वो ऑब्वियसली इस चीज़ को देखते रहे हैं, मॉनिटर करते रहे हैं और उसके बाद जैसे इनका सुराग लगाया है, जैसा शाह सिपरा ने कहा कि जो 8 IDs जो हैं वो पकड़ी गई हैं और उसको जब देखा गया तो वो सारी कहाँ से लिंक हो रही थी वो भी चीज़ जो है वो सामने आ गई है। तो भारत जो है जब उसने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया ये रिसेंटली जो वाक़या हुआ उस पर, तो उस पर कोई शवाहिद जो है वो उन्होंने नहीं दिए और उजलत में उन्होंने उस मौके की FIR भी दर्ज कर ली। मैं तो कहता हूँ सेकंड्स में उन्होंने ये काम किया, उन्होंने FIR भी दर्ज करवा दी और सारा फिर प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दी और नाम जो है पाकिस्तान पर लगा दिया। भाई सबूत के साथ आप बात करें ना। पाकिस्तान तो मैं उस दिन देख रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन भी स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान जो है उस इंक्वायरी का हिस्सा बनता है, ठीक है, और तमाम तर जो है वो अपना ताउन फराहम करता है। आप इंक्वायरी करें कि लोग कैसे आए, कैसे वो हमला हुआ। तो अब ये जो खवारिज जो हैं जिनकी हलाकत हुई है और जो जहन्नुम वासिल हुए हैं, इसके हवाले से भी ज़रा भारत कहे ना कि जी हम भी खुद को पेश करते हैं इंक्वायरी के लिए, तो फिर पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, भारतीय कार्रवाइयों से उन्होंने आगाह किया है। मुलाकात में CM साहिबा भी मौजूद थी। मुल्की और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकातें हैं और जब से ये वाक़या हुआ हम देख रहे हैं कि हमारी तमाम सियासी जमातें एक पेज पे हैं। मुल्की सलामती की जब भी बात होती है तो वी रियली अप्रिशिएट, ये होना भी चाहिए क्योंकि आपको दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। इमरान, देखिए कौमी सलामती कमेटी के जो डिसीजंस थे उनसे आगाज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, नवाज शरीफ साहब को। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑब्वियसली वैसे तो देखिए पॉलिटिकली हम बात करें तो ये
पूरी दुनिया में होता है कि जितनी भी सियासी जमातें होती हैं, चाहे वो अपने खुद तो ठीक है अपने अपने एजेंडे पे आपस में जो है वो मिलती भी रहती हैं, लड़ती भी रहती हैं, लेकिन जब किस मुल्क की बात आती है तो तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी होती हैं। और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। बड़ी अच्छी बात है कि हम खड़े हैं ताकि हम दुश्मन को ये पैगाम दें कि हम एक हैं। और अगर बात की जाए कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान अब जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, और इस मौके पर ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं ऑब्वियसली ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ तो हैं, तो पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश जो है उसमें तसव्वुर होती है। शाहिद सिपरा साहब, देखें जब ये भारत वाला इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त पता चला कि मुस्लिम लीग नून के कायद, देखें नवाज शरीफ का पॉलिटिकल नज़रिया या उनका पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, सियासी पार्टीज़ के सबके साथ होंगे, लेकिन अगर हम एटमी धमाकों की बात करें या माजी में उनके जब वो वज़ीर आज़म रहे और उनके हिस्ट्री के साथ देखें लिंक करें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की सालमियत पे वो खड़े हुए, उन्होंने बड़ा मजबूत और अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। अब भी यही हुआ कि उनके भाई हैं मियां शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ब्रीफिंग दी गई है, क्योंकि ये भारत का जो हालिया इंसिडेंट है वो तो पूरी दुनिया में इस तरह चल रहा है, सोशल मीडिया पे देख लें, उनका मीडिया तो देख के तो पता चलता है कि पता नहीं हो क्या गया है, इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, देखें दहशतगर्दी जहाँ पे होगी, जहाँ पे इंसानियत का कत्ल होगा, हमें उस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए, चाहे वहाँ पे लोग मरे, हम उसकी करके किसी का नाम लेना, इल्ज़ाम लगा देना, ये मुनासिब नहीं है। देखें कल भी अगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने यही कहा है कि आप न्यूट्रल जगह पर कोई भी मकाम लेकर कोई भी मुल्क अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसी तरह दहशतगर्द घुसने की कोशिश करेंगे तो हम इसी तरह मारेंगे जिस तरह आप मारे हैं, ये भी साथ में जवाब है। तो मेरे ख्याल में ये सियासतदानों की आपस में मुलाकातें या कौमी सालमियत की जब भी बात हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ हो जाना चाहिए। अभी भी एक पार्टी उस तरह साथ नहीं है जो सोशल मीडिया पे नजर आता है। मेरे ख्याल में जब मुल्क की बात हो, जब मुल्क की सालमियत की बात हो, जब मुल्क के मुस्तकबिल की बात हो, और इशू है कि यह हमसाया मुल्क हमारे साथ, वो सी पैक है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो सी पैक को बनने से रोकने की हमेशा से कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश है कि सी पैक को रोका जाए, और सी पैक को रोकने का बराह राज नुकसान किसको, हमारी इकोनॉमी को नुकसान। बस ये इतनी सी बात, ये मसला है। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद। 5400 लीटर दूध, 3800 किलो मुजरत से गोश्त तल्फ किया गया। डीजी फूड ने कार्रवाई की। नॉर्मली सैटरडे संडे बड़ी कार्रवाइयाँ ये की जाती हैं फूड अथॉरिटी की जानिब से, और हमेशा की बुनियाद पर इसी तरह से बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि जी या तो नाकिस दूध या तो फिर नाकिस गोश्त जिसको तल्फ किया जाता है। सवाल ये है कि कब हमें ये खबर मिलेगी कि कार्रवाई की गई, बट तमाम हालात बेहतर थे। या तो आपको एक खौफ हो ना कि मुसलसल फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई, ये माफिया कार्रवाइयों के बावजूद बिला खौफ व खतर, उनको पता भी होता है कि फूड अथॉरिटी की जानिब से कभी भी चेकिंग की जा सकती है, बट ये सिलसिला बड़े धड़ल्ले से जा रही है। क्यों शाहिद सिपरा साहब? देखिए, ये हफ्ता इतवार की चेकिंग से नहीं बात बनने वाली, ये पूरा वीक अगर मुसलसल मॉनिटरिंग हो। हफ्ता इतवार की चेकिंग का असर भी कौन सा हो रहा है? कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि पूरा वीक भी करेंगे तो फिर भी शायद ना। उसकी क्या वजह है कि लाहौर शहर के अंदर इतनी गवाला कॉलोनियाँ नहीं हैं कि आपके दूध की जो खपत है, जो तलब है लाहौर शहर की, वो पूरी हो सके। लाहौर शहर में दूध कहाँ से आता है? आपका मुज़फ्फर से आता है, शेखुपुरा हो गया, इधर से कसूर हो गया, इस साइड से फूल नगर हो गया, जो भी नियर बाय आपके एरियाज हैं वहाँ से दूध आता है। और दाखिली रास्तों पे दूध की चेकिंग करना कोई मुश्किल काम है? मुझे बताएं, जो कसूर से दूध आ रहा है उसने फिरोजपुर रोड से ही आना है, जो शेखुपुरा से आ रहा है या रावी से आएगा या बाबू साबू से आएगा, ये दो ही रास्ते हैं ना, इसके अलावा तो तीसरा रास्ता कोई नहीं है। ऐसी जो मुल्तान रोड साइड से आएगा, पत्तों की आई या इस साइड से आएगा, तो वो आपको मुल्तान रोड से ही आएगा। आप 3 से 4 दाखिली रास्तों पर इस तरह की नाकाबंदी नहीं कर सकते कि जो आने वाला दूध है, जो आने वाली सप्लाई, अच्छा हर चीज़ वहीं से आती है, मुर्गी आनी है वो भी इन्हीं रास्तों से आनी है, आपकी बाकी जो जितनी चीज़ें आनी है, सब्जी फल फ्रूट सब इन्हीं रास्तों से आना है। आप दूध को सिर्फ चेक करके 2-3 बजे नाका लगाए ना, जब दूध की सप्लाई लाहौर हो रही होती है, उस वक्त सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे बताएं, ये 5000 लीटर या जितने लीटर आपने इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, इसको ज़ाया कर दिया, पकड़ा भी गया। हमारे यहाँ ये है कि आज किसी को लटकाया होता तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। एहतसाब ही नहीं है, कानून साजी नहीं है, उस तरह का मजबूत कानून ही हमारे पास नहीं है कि इन लोगों को दूसरी तरफ हम लेके जाएं। हम 2000 का चलान बड़े आराम से दे लेते हैं, हेलमेट नहीं पाना, जो मर्जी कर लो।
दूध का भी ये सारी चीज़ें देखें, पूरी कौम की हैसियत से हम लोग इस चीज़ से निकल चुके हुए हैं कि हमें कोई सज़ा देगा, हमें कोई कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेगा, हम इस चीज़ से निकल चुके हैं। और देखें अंदर ज़मीर तो है ना, जहर बेच रहे हैं, ज़मीर तो है ना। ये दूध कितने बच्चों ने पीना है, कितने नौजवानों ने पीना है, कितनी ख़वातीन ने, मर्दों ने, बूढ़ों ने, कितने लोगों ने पीना, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों ने पीना। और जो चीजें और आप मिक्स की जा रही हैं बहुत ज्यादा नुकसान देखें, नफा का तो एक तयन आपका इस्लाम ने भी कर रखा है। बिल्कुल, वो करें, लाजमी करें। तो उस चीज़ को तो मद्देनजर रखें ना कि आप मिलावट रख के आप उसको मुनाफा बख्श बनाने की कोशिश करें, ये तो कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए मेरे ख्याल में ये फूड अथॉरिटी, ये सारे जो इदारे हैं, ये मुतहरिक हों तो पकड़े ना, एक हफ्ता पूरा लगाएं। जो रोजाना गाड़ी आती है, कानून साजी की भी जरूरत है, क्योंकि आप किसी को ये सिर्फ सीलिंग तक, या आपने वो जो हम रिवायती तौर पे देखते हैं कि गाड़ी दूध की रोकी, दूध सारा बहा दिया, बस वार्निंग जारी कर दी, यहाँ तक नहीं। अब आपको इनको मिसाल बनाना होगा, सजाएं देनी होंगी अगर आप इस सिलसिले को रोकना चाहते हैं। अदरवाइज ये रूटीन की कार्रवाइयों से फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। देखिए ना, एक वक्त था कि जब हम बात करते थे मिलावट शुदा दूध की, तो वो क्या होता था, वो दूध में पानी होता था। हाँ, बिल्कुल सही है। या उसके साथ कोई ऐसा कलर जो है वो डाल दिया जाता था जिससे वो पानी जो है वो वाइट हो जाता था। लेकिन आप यकीन जाने, जब मैं जिस दौर तो कोई कहता है जानवरों को पता नहीं लगाने वाली जिस दौर में मैं फूड अथॉरिटी करता था, तब जब मैंने ये चीज़ें आइडेंटिफाई की, तो आप यकीन जाने उसमें आप हैरान रह जाएंगी। सोडा, सर्फ, ये चीज़ें भी डलती हैं, लिटरली ये चीज़ें भी डलती हैं। अच्छा, शाहिद सिब्रा साहब सही बात कर रहे हैं कि नाके जो है वो लगाने चाहिए। अब ये सबको पता है कि सुबह को जो दूध आता है वो ऑब्वियसली फजर के टाइम गाड़ियाँ जो है वो शहर में दाखिल होती हैं, और जो शाम को दूध आता है वो असर के टाइम या असर के बाद शहर में गाड़ियाँ जो है वो शामिल होती हैं। लेकिन जो मिलावट शुदा दूध है वो किसी भी टाइम, क्योंकि वो तो दूध तो होता नहीं, वो ऑब्वियसली मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मिला के दूध बनाया होता है, और उसकी गाड़ियाँ रात को ही आती हैं, रात 2 बजे 2:30 बजे। अब फूड अथॉरिटी जो है वो 24 घंटे तो नाका लगाने से रही, और वो भी कहती है कि ठीक है जी, हम वैसे ही शहर में इतनी कार्रवाइयाँ कर लेते हैं, हमारा कोटा वहीं पर पूरा हो जाता है, तो हम फर्दर जो है ना हमारे पास इतनी अफरादी कुव्वत है और ना ही हम जो है वो 24 घंटे की कोई नाके लगा सकते हैं। उसके साथ साथ शहर में मिलावट शुदा दूध जो है, अब मिलावट शुदा दूध शहर में कम दाखिल होता है, पता है क्यों? सारा मिलावट शुदा दूध जो है बनता ही यहीं पर है। लाहौर शहर में अभी भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर रात को जो है, आप यकीन जाने, और बड़े बड़े पाइप जो है वो ड्रमों में लगाए जाते हैं, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो घोल के उसको वाइटनर जो है वो बनाया जाता है, दूध बनाया जाता है, और उसकी सप्लाई जो है वो की जाती है। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है? जो बात बिल्कुल आपने की वो बिल्कुल ठीक की है कि यहाँ पर कार्रवाइयाँ तो ठीक है, तेज़ करने की ज़रूरत है, इसके साथ साथ सज़ाएँ सख्त करने की ज़रूरत है। जब एक बंदा पकड़ा जाए या पूरी एक चेन पकड़ी जाए, उसको ऐसी करार वाकई सजा दी जाए कि दोबारा जो है वो 1000 बार सोचे कि यार मुझे ये नहीं करना। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, फूड अथॉरिटी के हाथ भी बंधे हुए हैं। क्यों? वो बेचारा करेगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा सीलिंग कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका सामान जो है वो जब्त कर लेगा, और वो कोर्ट जाके वो दोबारा सामान हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ये जुर्माना कर देंगे। जुर्माना कितना करेंगे? लाख कर देंगे, 50,000 कर देंगे, 1.5 लाख कर देंगे, 2 लाख कर देंगे। ओ भाई, जो मिलावट माफिया है उसके लिए 1 लाख 2 लाख कुछ नहीं है, उसके लिए इंसानी जाने कुछ नहीं है। वो हराम खा खा के उनका दिमाग वैसे ही जानवरों जैसा ऐसा बना हुआ है कि वो इंसानी जानों से खेलते हैं, उन्हें परवाह ही नहीं है पैसे की। वो कहते हैं हमारे पास पैसा आ रहा है, 1 लाख 2 लाख जुर्माना हम दे रहे हैं और 10-15 लाख 20 लाख हमें बच रहा है, तो फिर जाने दें। यहाँ पर करना क्या होगा? एक बार मुझे अच्छे से याद है कि डीजी फूड अथॉरिटी थे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान। इन्होंने क्या डिसीजन लिया? इन्होंने कहा कि जी, जब भी आप कोई जहाँ पर जारी कोल्ड ड्रिंक्स बन रही हो या जारी ऐसा कुछ काम कर रहा हो, तो आपने क्या करना है, उसकी मशीनरी जब्त करके आपने क्रश कर देनी। उसकी सारी मशीनरी जो है वो क्रश कर दी जाती थी, और फिर वो बंदा तकरीबन चले जिसकी मशीनरी को 10, 20, 30, 40 लाख की मशीनरी अगर ज़ाया हुई है, तो वो एक बार सोचता था। पहले होता क्या था कि मशीनरी पकड़ी गई है, वो कोर्ट जाता था, छुड़वा के फिर वो किसी और इलाके में दोबारा नए नाम से काम शुरू कर देता। तो जब तक, आप सही कह रही हैं, जब तक कवानीन सख्त नहीं होंगे ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन कवानीन सख्त करने किसने हैं? जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो कैबिनेट में बैठे हैं, और माजरत के साथ इन लोगों की सिफारिशें भी वही करते हैं जो कैबिनेट में बैठे हैं, जो असम्बलियों में बैठे हैं। और जो लोग जिन्होंने कानून साजी करनी है वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ फिर यही होगा ना। बट सवाल ये ना कि आम आवाम जो बेचारी पैसे दे के जहर खरीद रही है, इतना महंगा दूध खरीद रही है, और उनको ये नहीं पता कि हर बंदा तो अब अपने घर में गाय रखने से रहा। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो ये तो इस पर मेरे ख्याल से प्रॉपर कानून साजी होकर और इनको रोज़ाना के बुनियाद पर जो है वो चेकिंग करनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आवाम सेहतमंद रहे, अदरवाइज तो हालात नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर शो में आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उसको खिराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में ब्लड बैंक, वर्चुअल ब्लड बैंक जो है इसका क़याम अमल में लाया गया। ये वर्चुअल ब्लड बैंक है क्या? आपको जगह जगह ब्लड बैंक नज़र आते हैं, बट बहुत सारे मसाइल वहाँ पर होते हैं, आपको जाना पड़ता है और फिर कोऑर्डिनेशन समटाइम जो है वो मुश्किल से होती है, समटाइम आपको फौरी तौर पर अगर ब्लड चाहिए तो उसका अरेंज नहीं हो रहा था। बट पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये इकदाम उठाया गया कि आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए आपको करनी होगी 15 पर कॉल, और फिर अगर आप वहाँ पर बताएंगे कि जी आपको ब्लड चाहिए और जो भी ब्लड ग्रुप चाहिए आप उनको बताएंगे, वो आपको अरेंज करके जो डोनर होगा उसका नंबर प्रोवाइड करेंगे। खैर, इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, बेसिकली आइडिया क्या था, ख्याल कैसे आया पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी, क्योंकि हम तो ये समझते हैं ना कि इनका काम तो जी शहर को सेफ रखना है, और फिर पुलिस का काम क्या है वो तो हम सब लोगों को पता है, बट यहाँ पर इंसानियत की खिदमत के लिए ये इकदाम उठाया गया, तो हमें इसको खिराज तहसीन भी पेश करना है। और ये किस तरह से काम कर रहा है, इस डिस्कशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता ज़रूरत हो तो मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आपको घर बैठे हुए ये सहूलत मिल सकती है। वो किस तरह से हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, आप खुद भी सुने और दूसरे लोगों तक भी ये चीज़ पहुंचाएं, क्योंकि किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूंगी जी। युसरा सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया इंचार्ज ब्लड बैंक है, और इसके साथ साथ उमैर हमजा साहब ऑपरेशन इंचार्ज ब्लड बैंक हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोग मेरे ख्याल से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप इतना स्पेशल काम सर अंजाम दे रहे हैं। किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में किसी की हेल्प करना वैसे ही बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम है। युसरा, आपसे आगाज़ करूँगी, आइडिया क्या था बेसिकली, कैसे ख्याल आया, क्योंकि पुलिस का तो काम ही नहीं है ये। बिल्कुल, वर्चुअल ब्लड बैंक का जो विज़न है वो हमारी सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा का ये विज़न था कि एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि अगर आप 15 पे देखें तो 15 पे इस टाइम हम हर तरह की सहूलत दे रहे हैं, चाहे वो वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड है, बच्चों के से रिलेटेड है, सीनियर सिटीजन है, ट्रैफिक है, माइनॉरिटी से रिलेटेड। तो ये एक फैक्टर ऐसा था जो हमारी मिसिंग था। तो सीएम पंजाब का ये था विजन कि कुछ इस तरह का सेंट्रलाइज ब्लड डोनेशन का जो है वो 15 के ज़रिए किया जाए। तो अभी हमारे जो DIG MD साहब हैं एहसन यूनुस साहब, उन्होंने जो है इस पर सारी रिसर्च की, और उनका ये बेसिकली सारा आइडिया था कि हम 15 के ऊपर एक सेंट्रलाइज वर्चुअल ब्लड बैंक का क़याम करें कि जिस पे एक 15 की कॉल पे शहरी को जो है वो ब्लड की सहूलत दे दी जाए। तो अब शहरी अब एक 15 पे कॉल करते हैं, पूरे पंजाब में हमारा ये सिस्टम मौजूद है। अच्छा, सिर्फ ये लाहौर के लिए नहीं है जी, पूरे पंजाब जी, पूरे पंजाब में शहरी कहीं भी बैठा 15 पे कॉल करेगा, 4 का बटन प्रेस करेगा, हमें बताएगा कि मैं इस टाइम इस हॉस्पिटल में हूँ और मुझे इस ब्लड की ज़रूरत है। उसके अलावा उसको कोई इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम उसी टाइम जो है वो अपने ब्लड डोनर्स की जो लिस्ट है, एक्टिव डोनर्स, उस टाइम नियरेस्ट जो डोनर मौजूद होगा। अच्छा, ऑलरेडी आपके पास लिस्ट होती है, आपने इस पे काम किया? बिल्कुल, हमारे पास माशाल्लाह हमारे पास 15,000 इस टाइम जो है वो डोनर्स, एक्टिव डोनर मौजूद हैं पूरे पंजाब में। तो जो नियरेस्ट डोनर होता है उसको हम उसकी कंफर्मेशन के बाद जो कॉलर होता है उसकी और डोनर की एक कॉन्फ्रेंस कॉल करा देते हैं। फिर आपस में जो टाइम सेट करना होता है, किस जगह पे आना है, कब आना है, वो आपस में हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जो है वो टाइम सेट कर लेते हैं, और इसी तरीके से जो डोनर जाता है ब्लड डोनेट करता है और हमें कंफर्मेशन कॉल। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। आप क्योंकि ऑपरेशन इंचार्ज हो, तो बताइएगा, खुदा न खास्ता अगर किसी को ब्लड चाहिए तो उसको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले थैंक यू आपका कि आपने हमें इधर बुलाया कि हम अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करें, ताकि इससे ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। एमरजेंसी हमने जो इसके सर्वेज हुए, जो इसकी कंडीशन थी वो इस तरह से है कि इधर लाहौर में बेसिकली पहले ये देखा गया कि 15 पे कॉल्स रिसीव होती थी कि कोई एक्सीडेंटल केस हमारे पास रिपोर्ट हुए जिसमें उनके कोई भी ऐसे वर्सा नहीं थे जो उनको हैंडल कर सकते। तो उनको एक्सीडेंट की कंडीशन ऐसी थी कि अगर उनको टाइम पर ब्लड डोनेट ना किया जाता तो उनकी जान जा सकती थी। तो जब हमने पुलिस ऐसे एक्सीडेंट पर पुलिस जब रिस्पॉन्ड करती है तो वहाँ पहुँचती है मौका पर, तो पुलिस के कुछ जवानों ने वहाँ पर ब्लड डोनेट किया और उनकी जान बचाई। तो उस आइडिया को हमने वहाँ से एक कैप्चर किया कि क्यों ना जैसे हम 15 की कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस तरह से हम एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में भी वैसे ही पुलिस जो है रिस्पॉन्ड करे। हमने एक डेटाबेस ली, जितने भी हमारे पुलिस के जवान थे हमने उनको अपने 15 के डेटाबेस के साथ कनेक्ट की,
अब इस तरह से कि किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत है ब्लड की, 15 पे कॉल करेगा। हमारा एक ये रोबोटिक तरीकेकार जी ध्यान से सुन लें कि आपने करना क्या है अगर आपको ब्लड चाहिए तो। जी हाँ जी, आपने सिंपली आपने अपने सेल फोन से 15 डायल करना है और एक IVR चलेगा 20 सेकंड्स का है, उसमें आपने 4 प्रेस करना है तो आपकी जो कॉल है वो सेफ सिटी के वर्चुअल ब्लड बैंक से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। आपसे उधर जो ऑफिसर बैठे हैं वो आपसे आपके हॉस्पिटल का नाम, आपके पेशेंट की उम्र और इमरजेंसी टाइप पूछ के और ब्लड का आपका टाइप पूछ के, उसके बाद हमारा जो डोनर मौजूद है डेटाबेस में, हम उनसे आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट करवा देते हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल में वो उनसे मजीद इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कब आना है और कहाँ आना है। डोनर उससे पूछ के और वहाँ पर वो चले जाते हैं और ब्लड डोनेट कर देते हैं। हम इस प्रोसेस को सिर्फ यहीं तक कि कॉन्फ्रेंस कॉल तक ही नहीं रखते, बल्कि हम कंप्लीट फॉलोअप उसका लेते रहते हैं। हम जो हमारा कॉलर है, जो पेशेंट है, उनसे भी हम गाहे बगाए उनकी सेहत के बारे में पूछते रहते हैं और जो हमारा डोनर है हम उनसे भी राब्ते में रहते हैं कि आप लोकेशन से कितनी दूर हैं, कब पहुंच रहे हैं। और फिर जो प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तब भी वो हमें बताते हैं कि अब जी प्रोसेस डोनेशन का स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तब भी वो हमसे राब्ते में हमें बताते हैं। फॉलोअप, कंप्लीट फॉलोअप होता है और हर चीज़ का हम हिस्ट्री रखते हैं हर पेशेंट। कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं ना, बड़े रेयर होते हैं, वो जल्दी मिलते नहीं है, तो आपके पास तमाम सहूलत मौजूद है? बिल्कुल, हमारे पास अभी तक जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई हैं हमने ऑलमोस्ट सबको कैटल करने की कोशिश की है। और जो नेगेटिव के ज़्यादातर ग्रुप्स हैं वो रेयर होते हैं, A नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव खास तौर पे। तो उनके लिए भी हमने एक सिस्टम अरेंज किया हुआ है कि जो हमारे वो डोनर्स हैं हमने उनको इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि मज़ीद जो ज़्यादा इमरजेंसी केसेस हैं उनके लिए हमने उनको रखा हुआ है और वो हमारे पास मौजूद हैं। जी चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, टाइम फ्रेम बड़ा मैटर करता है, किसी को बहुत अर्जेंट चाहिए होता है, तो ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि टाइम जो है वो मैक्सिमम जो है वो कम? बिल्कुल, इसमें ऐसे एक तो हमारी टीम 24 घंटे मौजूद है। वर्चुअल यानी आप 24/7 काम कर रहे होते हैं, रात के जिस पहर भी आपको कॉल की जाएगी तो आप अवेलेबल होंगे? हमारी हम 3 शिफ्टों में हमारे अफसरान जो है वो मौजूद होते हैं। आप किसी भी टाइम कॉल करेंगे तो हमारे अफसरान मौजूद होंगे, आपकी बात सुनेंगे। दूसरा ये बताने वाले पे डिपेंड करता है उसको कितनी अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है। अगर तो कोई एक्सीडेंटल केस है, हेड इंजरी हो गई है, या कोई ऐसा केस है जिसमें कोई फाइल लग गया है, रॉबरी डकैती के केस में, जिसमें इमीडिएट ब्लड की ज़रूरत है, तो वो तो हमें खुद भी इस बारे में ट्रेनिंग दी गई है कि कौन कौन से केसेस जो है वो इमीडिएट ब्लड रिक्वायर्ड होता है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसको सबसे पहले हम जो है वो रिजॉल्व करें। बिल्कुल, हम इमीडिएटली ब्लड डोनर अरेंज करते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स हम जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल कराते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो डोनर है वो नियरेस्ट हो और वो इमीडिएटली उस हॉस्पिटल में पहुंच के ब्लड डोनेट करें। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि फौरी तौर पर आपको ये सहूलत मिल जाती है। इंश्योर कैसे किया जाता है कि डोनर समटाइम अगर जाएं तो पैसों का मुतालबा भी कर देते हैं ना? नहीं, इसमें हमारा ये सिस्टम जैसे हमने बताया कि वो सबसे इसमें अच्छी चीज़ है वो कॉन्फ्रेंस कॉल है। क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल जो है तो रिकॉर्डेड ऊपर से हम वो सुन रहे होते हैं, हमारे साथ वो होती है। उसमें हम क्लियरली अपने कॉलर्स को ये चीज़ बताते हैं कि आपसे कोई पैसों की डिमांड नहीं की जाएगी, कोई आपसे करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप वर्चुअल ब्लड बैंक से रब्ता करें तो पैसों की कोई डिमांड नहीं होगी आपसे। दूसरा ये कि मजीद फॉलोअप, हमारे कंटिन्यूस फॉलोअप की वजह से हम राब्ते में रहते हैं डोनर के साथ भी और कंप्लेनेंट के साथ भी। तो कंप्लेनेंट किसी भी पॉइंट में हमें आके कोई ऐसी चीज़ बताता है जो आउट ऑफ द वे, यानी कि कोई पैसे डिमांड कर रहा है या कोई कह रहा है कि आप हमें ये चीज़ देंगे, तो वो फिर वहाँ पे हम जो है वो इंटरवीन करते हैं, पुलिस के इंटरवेंशन करते हैं। जहाँ पे नियरेस्ट जो भी थाना लगता है उसके जो पुलिस ऑफिसर उसको भिजवाते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हम अपने डोनर का भी ख्याल रखते हैं, हम अपने कॉलर का। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमने मजीद भी सवालात करने हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें पंजाब सेफ सिटी के वर्चुअल बैंक के हवाले से, वर्चुअल ब्लड बैंक के हवाले से। अच्छा जी, अगर कोई डोनर आपसे रब्ता करना चाह रहा है, जिनको ब्लड चाहिए वो तो रब्ता कर ही लेंगे, अगर कोई डोनर आपसे रब्ता करना चाह रहा है तो वो अपनी डिटेल्स क्या आपसे पूरी शेयर करेगा? बिल्कुल, डोनर्स को तो हम बहुत इनकरेज कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स तो हमारे पास पूरे पंजाब से एज अ डोनर रजिस्टर हैं, तकरीबन 10,000। पब्लिक से भी अब ये रिक्वेस्ट है कि उनको भी इनकरेज किया जा रहा है कि वो एज अ ब्लड डोनर हमारे साथ रजिस्टर हों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी इनिशिएट नया है। जैसे जैसे बढ़ेगा, लोगों में इसकी अवेयरनेस होगी, हमारे पास ब्लड की रिक्वेस्ट बढ़ती जाएंगी। तो हमारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि एज अ ब्लड डोनर भी अपने आप को रजिस्टर करना शुरू करें, ताकि किसी ना किसी का भला हो, किसी की जान बचाई जा सके। और हम किसी, वही आपकी बात की, अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी पैदा करेगा। नो डाउट, ऐसी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों पर, क्योंकि कोई आपसे अपना डेटा शेयर कर रहा है, समटाइम अपना एड्रेस शेयर कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो बड़ा अनफॉर्चुनेटली क्राइम रेट ऐसा है कि कोई चोरी डकैती की वारदात हो जाती है, और इस आड़ में अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो
क्या कभी ऐसी भी कोई खबर रिपोर्ट हुई है? नहीं, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि ब्लड डोनर्स हमसे कैसे रब्ता करें, तो उसके लिए भी सिंपल 15 की एक कॉल ही है। आप 15 पे कॉल करके 4 का बटन प्रेस करेंगे तो आप बताएं कि हम एज अ ब्लड डोनर आपके साथ रजिस्टर होना चाह रहे हैं, तो हम आपसे कुछ डिटेल्स लेंगे, आपका ब्लड ग्रुप, आपने लास्ट टाइम ब्लड कब डोनेट किया था, इसके अलावा आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, एड्रेस वगैरह इस तरह के पूछते हैं कि ताकि हमें पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो पता चल जाए। तो वो ये सब डिटेल्स लेने के बाद हम आपको एज अ ब्लड डोनर आप अपने साथ रजिस्टर कर देते हैं, और फिर जब आपकी ब्लड की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी कंफर्मेशन के बगैर हम कभी भी ब्लड, पर्सनल डिटेल्स जो है उनको वो सिगाए राज में रखा जाता है। समटाइम कोई खातून भी होती है ना। जी जी, हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं आपका कि ज़िला कौन सा है और आपका करंट जो पुलिस स्टेशन है, इसके अलावा हम उनका होम एड्रेस या कोई भी उनके ऑफिस का एड्रेस या वर्क प्लेस का एड्रेस वो हमें कोई रिक्वायर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हमें ये होता है कि किस इजला में है आप अवेलेबल हैं, वो अवेलेबिलिटी पूछते हैं। और पुलिस स्टेशन इसलिए पूछते हैं कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम नियरेस्ट आपको कौन सा पुलिस को मूव करवा सकें, अदरवाइज हम होम या किसी भी वर्क प्लेस की एड्रेस हम ऐड नहीं करते। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन भी है कि आपको शेयर करने की जरूरत भी नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई लगे कि कोई इस तरह की फेक कोई ऐसा इंसिडेंट है तो इससे आप सेफ रह सकते हैं। सोशल मीडिया क्योंकि आप देख रही हैं, तो सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है? क्या वहाँ पे भी लोग रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया आपको पता है ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोबाइल फोन हमारे हाथों से छूटते नहीं, तो चाहे वो बच्चे देख लें या बुजुर्ग देख लें, किसी भी एज के या किसी भी जेंडर के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और हम जब सबसे ज़्यादा इंप्रेस भी सोशल मीडिया से ही होते हैं। कोई पोस्ट जो हम सोशल मीडिया पे देख लेंगे तो हम जल्दी उस पर अमल करेंगे। तो हम सोशल मीडिया, वर्चुअल ब्लड बैंक का सोशल मीडिया बनाने का मकसद भी यही था कि एक तो लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस होगी कि अब आप परेशान ना हो, अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो आप इमीडिएटली 15 पे कॉल करें। साथ ही साथ लोगों को इस चीज़ पे भी इंकरेज किया जाए, इस चीज़ पे भी उनको मोटिवेट किया जाएगा कि ब्लड डोनेट करना क्यों लाजमी है। आपकी हेल्थ, इसके लिए आपकी हेल्थ पे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा इंप्रूव होगी आपकी हेल्थ, और आप ब्लड डोनेट करेंगे तो दूसरों का भी भला होगा। और एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि अगर कोई 15 पे कॉल करने से हेजिटेट कर रहा है, क्योंकि 15 देखा जाए तो पुलिस से रिलेटेड है, तो बहुत से लोग इस पे हेजिटेट करते हैं कि हम 15 पे कॉल करेंगे तो पता नहीं हमसे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, या शायद हमें पुलिस का सामना करना पड़ जाए, तो लोग थोड़ा सा इस चीज़ से भी हेजिटेंट होते हैं। तो उनकी आसानी के लिए वर्चुअल ब्लड बैंक के सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर, ये सब मौजूद हैं ताकि जो है वो लोग वहाँ पर भी हमसे रब्ता कर सकें। किसी को कोई मदद है, कोई अवेयरनेस चाहिए, कोई लीगल गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की हमसे कोई मदद चाहिए तो वो वहाँ पे भी वी रियली अप्रिशिएट। अच्छा जी, नॉर्मली होता ये है कि 15 पर अक्सर लोग जो है वो तंग करने के लिए रेस्क्यू 11122 पर 15 पर आप तंग करने के लिए, हालांकि इस चीज़ को जितना डिस्करेज किया जाए, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर तमाम लोग किसी ना किसी मुश्किल के तौर पर, खुदा ना खास्ता 15 पर जितनी भी आप कॉल्स करते हैं किसी मुश्किल की सूरत में ही वो तमाम ऑप्शंस रखी गई हैं। बट फेक कॉल करके अगर आप किसी का वक्त ज़ाया करेंगे और किसी की कॉल आपकी वजह से बिजी जाएगी तो कितना नुकसान हो सकता है। फेक कॉल्स की रेशो क्या रहती है? जी, जैसे कि हमारे एमडी साहब का विजन है, उनका विजन हमारे उधर ऑफिस में बड़ा करके लगाया भी हुआ है कि एवरी लाइफ मैटर एंड एवरी सेकंड काउंट। तो जो फेक कॉल्स के हवाले से ये है कि हमें जो वक्त ज़ाया होता है उन पर, तो हम उन वक्त में किसी और नीडी जो है मौजूद हैं, जो इमरजेंसी में हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी तकरीबन अब तक जो रेशो है वो तकरीबन मैं आपको बताऊं तो 60 से 70% जो हमें फेक कॉल्स रिसीव होती हैं। एक दिन में तो 10-12 कॉल्स आ जाती हैं फेक? बहुत ज़्यादा। हमें जो टोटल मैं आपको फिगर बताता हूँ कि टोटल जो हमें कॉल रिसीव होती है 15 पे जो लैंड होती हैं वो 24 आवर में 90K हैं। 90,000 कॉल्स जो हमें रिसीव होती हैं 24 घंटे में, और उसमें अगर आप परसेंटेज निकाल लें फेक कॉल्स की, जो कि 70% फेक कॉल्स लोग कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं लोग फेक कॉल। अच्छा, बच्चे ज़्यादा कॉल्स करते हैं। अच्छा। बच्चों को, बल्कि पेरेंट्स को ये चीज़ बच्चों को समझानी चाहिए कि 15 किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें बच्चों को भी गाइड करना चाहिए, बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। बच्चे कॉल्स करते हैं, माएँ शायद काम में बिजी हो जाती हैं, बच्चों को फ़ोन देती हैं, वो 15 पे कॉल करके बातें करते रहते हैं। और बल्कि समटाइम बच्चे ऐसे कॉल करते हैं हमारे घर चोर आ गया, यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे धमाका हो गया। अब हम तो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम केस बनाते हैं, पूरी पुलिस डिस्पैच करते हैं, पूरी यूनिट डिस्पैच होती है, वहाँ जाके पता चलता है कि वो बच्चे ने कॉल की और फेक कॉल थी, तो टाइम वेस्ट होता है। वही कोई ऐसी डकैती, रॉबरी या किसी और की कॉल पुलिस ने जाना हो, वो जो है वो डिले हो जाती है, हमारा रिसोर्स है वो सारा उधर डाइवर्ट हो जाता है ऑब्वियसली, और जो नीडी हैं उनके लिए फिर हमें थोड़ा सा टाइम। बड़े लोग बड़ी कॉल्स करते हैं, बच्चों पे तो चले कहेंगे वो बच्चे हैं, उनको भी ना समझ हैं, बड़े बड़े लोग भी कॉल करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है और इसके अलावा और बैलेंस चाहिए हमें,
और हमारी सिम नहीं चल रही, तो वो बिल्कुल, तो लोगों को इस चीज़ पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि नंबर क्यों है और आप किस लिए इस्तेमाल करें। हाँ, आपको पुलिस की ज़रूरत है कोई हमारी इमरजेंसी में, तो आप ज़रूर कॉल करें, हम आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन प्लीज़ फेक कॉल्स मत। अच्छा जी, क्योंकि हमारे आज का प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम मैक्सिमम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, तो आप किस किस मुश्किल में हैं तो आपको 15 पर कॉल करनी है, किन किन मकासद के लिए 15 पर कॉल की जा सकती है? हम ना इस 15 को ना इंटरनेशनल लेवल जैसे स्टैंडर्ड पे क्योंकि हम तो लेके अपने जाना बचपन में सुना 15 पे कॉल करेंगे तो पुलिस पे मिलेगी, पुलिस स्टेशन में, एक यही कॉन्सेप्ट था, बट अब तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं ना। हाँ जी, हम 15 को जो है इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं कि जैसे सहूलियात बाहर के ममालिक में हैं तो हम वैसे ही क्यों ना पंजाब में हम उसको दे सकें। तो उसके लिए हमारी जो टीम है रिसर्च एनालिसिस, वो उस पर मज़ीद सर्वेज और फिल्टर्स लगाकर चेक करते रहते हैं कि हमें 15 पे किस किस्म की रिक्वेस्ट आ रही हैं, फिर उनकी जो प्रॉब्लम क्या क्या हैं और उनके फिर सोल्यूशन के साथ हमारी टीम्स उनको लेकर आती हैं कि इसकी क्या क्या सोल्यूशन है और किस तरह से। अब जो अब हमने अभी तक जो जिस पे वर्किंग कर चुके हैं उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं मैं वो आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ कि जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो आप अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट जो पुलिस के रिलेटेड इमरजेंसी है, अगर कोई भी आम शहरी है और उसको पुलिस की जरूरत है तो वो सिर्फ 1 डायल करेगा। खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई रॉबरी होती है, कोई स्नैचिंग होती है तो 15 पे कॉल करेंगे, डायरेक्ट पुलिस वाली ऑप्शन तब आपको चूज करनी है, आपको चूज करनी है। और जब आप 2 प्रेस करते हैं 15 पे तो वो आपका वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो मैडम ने मरियम ने सीएम साहिबा की तरफ से जो अभी हमने रिसेंटली उस पे शो भी जी, वो उससे कॉल कनेक्ट हो जाती है और वुमेन के जितने भी हरासमेंट के केसेस हैं, उनके साथ कोई भी किस्म की ज्यादती के केसेस हैं, वो सारे वहाँ पर डील किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 3 है हमारा, 3 में हमने वर्चुअल चाइल्ड सेंटर रखा है जिसमें बच्चों के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनके साथ, अगर कोई मिसिंग है, कोई लॉस्ट में है, मेरा प्यारा आ जाता है, मेरा प्यारा प्रोग्राम। ठीक है, मेरा प्यारा प्रोग्राम वहाँ पर उसमें कोई भी बुजुर्ग अगर बिछड़ गया, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं ज़हनी तौर पर वो ठीक नहीं होते, वो अगर इधर उधर हो गए हैं, तो अगर आपको लग रहा हो कि आपको कोई बच्चा मिला है तो आपने फौरी तौर पर कॉल कर देनी है जी मेरा प्यारा पे, और उसके लिए 15 डायल करना है और 3 डायल करना है। और इसी तरह से जब 4 है, 4 हमारा ब्लड बैंक, उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। और 5 पे हमने रखा है वर्चुअल मिनोरिटी सेंटर जिसमें मिनोरिटी के जितने भी हमारे केसेस हैं, अब जिस तरह से हम अब इसको मोटिवेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एज एक टूरिस्ट कंट्री, तो जितने भी फॉरनर्स आ रहे हैं और जितने भी यहाँ मिनोरिटीज़ रह रही हैं कि उनको जो भी कोई मसाइल हैं उनके लिए भी हमने एक 15 पे एक इमरजेंसी रखी है कि उनके जितने भी इश्यूज हैं उनको हम हैंडल कर सकें और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट हैं, जितनी भी मिनोरिटीज़ हैं, वो खुद को सेफ एंड सिक्योर फील करें। उसके बाद हमारे पास 6 है, 6 पे हमने रखा है कि ट्रैफिक के लिए जब आप घर से निकल रहे हैं तो आप ट्रैफिक के बारे में डिटेल ले लें, जैसे आजकल कहीं प्रोटेस्ट है उसके बारे में, प्रोटेस्ट है, रास्ता कहीं बंद है, कहीं ट्रैफिक का बहुत ज्यादा लोड है, तो आप अपना रास्ता, कितनी जबरदस्त ऑप्शन मौजूद है, आपको परेशानी नहीं होगी। आप ड्राइविंग लाइसेंसेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप खिदमत मराकिज़ आपकी जो ई चालान के रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आप वो 6 पे डायल करके आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हमारा 7 पे हमने रखा है सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, जितने भी रिटायर ऑफिसर्स हैं, जितने भी सीनियर्स हमारे हैं, तो उनको हमने उधर रखा है 7 पे कि उनके जितने भी केसेस हैं उनको वहाँ पर प्रायोरिटी पे डील किया जाए ताकि बाकी चीज़ों से हट के सिर्फ उन पे फोकस किया जाए। और बाकी जो हमारा 8 है, 8 पे हमने लीगल एडवाइस के लिए रखा हुआ है कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी लीगल या कानूनी राय लेना चाह रहे हैं, जबरदस्त, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना इशू बताएंगे, महंगे वकीलों से आपको यहाँ पे अच्छी राय मिल सकती है। हमारे पास लीगल टीम मौजूद है, वो उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपको कानूनी राय चाहिए वो आपको पैनिक बटन वाली ऑप्शन भी तो एक है ना कि अगर पैनिक बटन अगर आप वो जो लगे हुए हैं डिफरेंट जगहों पर तो वो भी सेफ सिटी से मेरे ख्याल से बिल्कुल हमारे पैनिक बटन पूरे पंजाब में, अब तो पहले लाहौर में थे, अब तो माशाल्लाह हमारा सेफ सिटी पूरे पंजाब में जा रहा है। टाइम बाय टाइम हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेफ सिटी को लॉन्च कर रहे हैं, तो अब बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। पैनिक बटन जो है वो एक बटन है जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के पास, बाज़ारों में, रोड्स पे, हाईवेज पे रखे गए हैं ताकि अगर कोई उसको किसी को मसला है, किसी के पास कोई फ़ोन नहीं है तो वो पैनिक बटन को प्रेस करेगा तो जो हमारा हेडक्वार्टर है सेफ सिटी लाहौर में उसमें उसकी कॉल आ जाएगी, वहाँ पे लोकेशन तो ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि आपका बटन जहाँ पे इंस्टॉल है, मसला पूछा जाएगा और उसी टाइम पुलिस डिस्पैच की जाएगी। चलें जी, बल्कि कैमरा से आपको देखा भी जाएगा, पैनिक बटन के ऊपर कैमरास भी लगे हैं तो हमारी टीम उसी टाइम वो कैमरा ओपन करके आपको देखेगी, हाँ बिल्कुल आप नजर आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त चीजें हैं, वी रियली अप्रिशिएट, और जो काविशें आप कर रहे हैं हम इनको जरूर सराहेंगे भी और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा सकें। जहां तक रहेगी ब्लड बैंक के हवाले से, वर्चुअल ब्लड बैंक जिसका हमने जिक्र किया, तो ये यकीन माने कि किसी की हेल्प है, इसका सिला आपको दुनिया में भी मिलेगा और अगले जहां जाके भी मिलेगा, तो प्लीज इस पर आपने जरूर फोकस रखना है।
डोनर्स ने खास तौर पर, क्योंकि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी जो है वो बच जाएगी। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि हम किसी के लिए आसानी पैदा कर सकें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, इस तरह से करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे आज के मेहमान, जो कि आर्ट के कुछ मुनफरिद अंदाज में काम करते हैं। बहुत सारी आर्ट की शक्लें होती हैं, लेकिन ये मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन है जी। स्ट्रिंग आर्टिस्ट है हमजा हनीफ, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है जी। हमजा को तो हम खुशामदीद कहेंगे, इनका काम भी मैं आपको दिखाऊंगी और मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। हमजा आपको जल्दी में लग रहे हैं, जल्दी जल्दी कुछ हमें बना के दिखाना चाह रहे हैं। जी जी, आप बनाने के लिए हैं इधर। थैंक यू सो मच। स्ट्रिंग आर्ट है क्या, पहले हमें ये बता दें। स्ट्रिंग आर्ट बेसिकली जो है ना, मैथमेटिक्स के जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है। ये इन्वेंट हुआ था, एक टीचर ने इन्वेंट किया था डिफरेंट पॉइंट्स को ना कंबाइन करके उनको मिलाने के लिए। तो बच्चों को सिखाने के लिए उसने धागों का इस्तेमाल किया था। ठीक है। तो वो बच्चे ताकि जो है ना आसानी से सीख सकें। यानी इसमें स्पेसिफिकली धागों का इस्तेमाल होता है। धागों का इस्तेमाल और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल। अच्छा, तो फिर आपका मैथ्स क्या बहुत अच्छा है। बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से इसमें इंटरेस्ट बना मेरा। चले, मेरे जैसे लोग तो ये आर्ट सीख भी नहीं सकते, बट नहीं सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, ये देखें जी, ये इसको जरा समझा दें। ये बड़ा जबरदस्त है, धागों से ये ऐसे करना है जी, धागों से ये बनाया गया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। बेसिकली ये नेल्स हैं, इनको नंबर्स देने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसमें जो A1 कलर है वो हमने एक नेल पे कांस्टेंट रखा है और जो ऊपर है वो वेरिएबल है। ठीक है, वो मूव करने हैं हमने, सबको मिलाना है आपस में। ये आप नोटिस करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रही हैं, ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो बेसिकली ये इसका जो है ना। ठीक है। और ये जो आगे आपका काम पड़ा है, मैं बहुत ज़बरदस्त है। कुछ भी बनाया जा सकता है इससे? कुछ भी बना सकते हैं इसमें। जबरदस्त। और ये स्टार्ट मैंने किया था 1 कलर से, अब रिसेंटली मैंने बनाई है ये अफगान गर्ल है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नजर आ रही है, स्क्रीन पर नजर आ रही है। ठीक है, तो इस पर आप आइडिया कैसे सोचते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना? वो आइडिया होता है ना, नॉर्मली हम एक स्केचिंग कर लेते हैं, फिर उसको एक प्रॉपर शक्ल में लेकर आते हैं। बेसिकली आइडिया मैंने लिया था इससे पोर्ट्रेट, इंटरनेट पे मैंने देखा था पोर्ट्रेट, तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट की। स्टार्ट मैंने ये ज्योमेट्रिकल शेप से लिया था, सर्कुलर शेप्स हैं और स्क्वायर शेप्स हैं। तो उसके बाद इस पर जो है ना कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, वो खुद भी बिल्ड करते हैं लोग, करवाते भी हैं। मेरा कज़न है, उससे मैंने हेल्प ली, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है। तो उसके ज़रिए जो है ना फिर इस पे जितने नेल्स लगे हुए हैं, इसके जितने नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे ना, आपका पोर्ट्रेट जो है ना उतना अच्छा बनेगा। अगर 200 है तो बेसिक बनेगा, 240 है, 360 है। तो इस तरह जो है ना ये जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो है ना आपका रिजल्ट जो है ना अच्छा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कुछ हमें बना के दिखाएं कि किस तरह से इसको आप स्टार्ट किस तरह से लेते हैं? स्टार्ट इस तरह से लेते हैं कि ये बोर्ड भी ये जो है ये स्पेसिफिक है? ये स्पेसिफिक नहीं है, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। कोई कॉमन पिंस लगा सकते हैं, कोई बेस अगर आपके पास कोई और है। फर्स्ट मैंने जो बनाया था ना वो कार्डबोर्ड पे बनाया था। अच्छा। उसके ऊपर कट्स लगा के ना नेल्स की जगह उनको फिर आपस में मैंने मिलाया था। ठीक है। तो बेसिकली ये एक सर्कल है और इसको हमने नेल्स लगाए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट है 100 है, 120 इधर पे। इसको हमने सारे को नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमने सर्कल ही बनाना है इससे। अगर जिसको बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर इससे हम मिलाएंगे ना इसको, ठीक है, तो इसको हम रोटेट करेंगे तो ये सारा जो है ना सर्कल नहीं बनेगा, इधर एक जो है ना वो डॉट बन जाएगा। ठीक है। अब इसको हम करते हैं इधर। माइंड में आपके पूरी वो एक पिक्चर चल रही होती है, चल रही होती है। ये हमने इधर से मिलाया इसको। और धागा भी क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक ही यूज होता है क्या? कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे थिक भी यूज कर सकते हैं, थिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है। ये देखिए इसको हमने ये मिलाया इधर, और इसको आपको बहुत ज्यादा टाइट रखना है, कहीं से भी थोड़ा सा ढीला रह गया। जी जी, इसकी स्ट्रेंथ ना बहुत ज्यादा करनी है ना बहुत कम करनी है। ज्यादा करेंगे तो धागा टूट जाएगा, ठीक है, कम करेंगे तो वो ढीला रहेगा। ठीक हो गया। जी। ये आपने प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से ली?
नहीं, मैंने खुद ही सीखा है ये। बेसिकली ये आजकल इंटरनेट है, कुछ भी आप सीख सकते हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, यानी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इंटरनेट का आपके जो पास है सही option इस्तेमाल है। करें, बहुत कुछ है उसको। हाँ, आप उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करें, एक्टिव यूज़ करें, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिल सकती हैं। कितना टाइम ले लेते हैं एक की आर्ट का पीस? ये अगर ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करें तो वो 2-2.5 घंटे, पोर्ट्रेट की बात करें तो वो तकरीबन 2 से 3 दिन जो है ना लेते 2 हैं। से 3 दिन, क्योंकि कहीं से खराब हो गया वो दोबारा सारा वो खोलना दोबारा पड़ता है। करना ओहो। पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, तो पोर्ट्रेट ये बनाने अब के लिए क्या आप पहले इसको, सर्कल जो है ना बनना स्टार्ट हो गया। हाँ जी ऐसे ही है, पोर्ट्रेट बनाने के लिए क्या आप स्केच पहले बनाते हैं कोई? नहीं, स्केच नहीं बनाते, उसकी पिक्चर्स लेते हैं, वो फिर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है ना उसको करते हैं। सही। उस सारा कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन ही करती है, अपनी इनपुट भी देनी पड़ती है उसमें। ये देखें, ये जबरदस्त। फीडबैक कैसा आता है? फीडबैक बहुत अच्छा आता है, बहुत लोग जो है ना इसको अप्रिशिएट करते हैं। बस जो मैंने कायदे-ए-आज़म की बनाई थी वो नजर आ रही है, हम वो स्क्रीन पे नजर दिखा आई रहे स्क्रीन हैं, पे तो लोग कहते हैं कि जी आप वो हमें भी तकरीबन मुझे सिखाएं। 8 to 10 डेज लगे थे, और मैं रात को लिटरली मैं ना एक दफ़ा रोने लग पड़ा था। ओह, एक घंटा काम करके फिर जो है ना दोबारा खोलना पड़ा। पीछे जाना पड़ता था, सबको अनवाइंड करना धागे को, फिर दोबारा जो है ना मिलाना, इस तरह जो है ना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये बड़ा जबरदस्त आर्ट है, इसको लोगों को सिखाना भी चाहिए? जी ज़रूर, आता सिखा रहे है, हैं कोई पूछता है मैं उसे बताता हूँ, जो इंटरेस्ट शो करते हैं। अच्छा, बिल्कुल, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में इसका किस तरह का लोग इसको लेते हैं? मतलब नॉर्मली हम देखते हैं ना कि ये आर्ट की कुछ मुख्तलिफ शक्ल है, तो लोग मुख्तलिफ शक्ल है, बिल्कुल। तो कैसा ये पाकिस्तान में लोग इसको देखते हैं? बहुत इसको पसंद करते हैं। बेसिकली मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना एक्टिव नहीं हूँ मैं, तो जिसको भी दिखाया है उसने जो है ना वो हैरत तो है ना इजहार की, अप्रिशिएट किया अब है कि हम बहुत अच्छा आपके काम हाथों पे फोकस कर रहे हैं, तो एक दफा हमें बना के प्रॉपर दिखा दे, ताकि वो लोग जो सीखना चाह रहे हैं ना, है। ये देखिए, उनको पता इसको हो। मैं जी, एक इधर से इंक्रीज कर रहा हूँ, एक इधर से एक उधर इंक्रीज से कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए जी, ये तो अभी जी हमारे मेहमान हमजा बना रहे हैं, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर एक शक्ल भी निकल आएगी। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आपको ये मुकम्मल दिखाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हमजा हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्ट्रिंग आर्टिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं जी, मुसलसल ब्रेक में भी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम आपको प्रॉपर सिखा सकें। और मेरे ख्याल से ये आर्ट की बड़ी मुनफरिद शक्ल जो है, ये बहुत आसानी से आप बस एक दफ़ा समझ आ जाना चाहिए। सो हमजा, ये वाली शेप्स तो आसानी से मैं देख रही हूँ बनाने, बट ये पिक्चर्स जो आपने बनाई हुई हैं ये तो बहुत मुश्किल होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद आप कर सकते हैं, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है, इसको काफ़ी जो है ना फोकस चाहिए होता है। और ये धागा आपने कहीं से लूज नहीं होने देना। मैं आपके लूज क्योंकि नहीं होने हाथ देना, की बिल्कुल। उस टाइम की मूवमेंट देख रही थी, क्योंकि आप इस तरह कर रहे, कहीं से भी लूज हुआ तो आपका ये पूरे का पूरा। बेसिकली सर्कुलर शेप बन गई, ये सर्कल बन गया, और ये डिफरेंट जो है ना, इसको सीधा करके आप दिखा भी सकते हैं कैमरे में। ये देखें जी, ये अभी बैठे बैठे कुछ 4-5 मिनट में ही जो है हमजा ने बना कर दिखा दिया, और बहुत जबरदस्त लग रहा है। कलर के इंतखाब कितने मैटर करते हैं, क्योंकि इसमें तो आपने डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। कलर्स जो है ना वो कलर्स भी मैटर करते हैं इस पे, जो जितने अच्छा कलर कम्बिनेशन होगा उतनी अच्छी सारी बात है जो है ना इसका आएगी, आउटपुट आएगी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि हम नॉर्मली देखते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी का काम देखा और उसको फॉलो कर लिया, तो वो आपके अंदर वाला एक आर्टिस्ट जो है ना वो नहीं जागता। आप आइडियाज कहाँ से लेते हैं, क्योंकि लोगों को तो हर टाइम कुछ नया चाहिए होता है। आइडियाज जब बंदा आर्ट में करता हूँ ना, तो माइंड में चलती रहती है कोई ना कोई चीज़ जो है ना, वो फिर जो है ना कोई आइडिया क्लिक कर जाता है माइंड को, फिर बंदा उस पर वर्किंग करता है, उस पर वर्किंग करते हैं तो फिर जो है ना निकल के आ जाता है। ये एक बड़ी हुई है जिंक्स मैंने बनाई थी, ये एनिमे करेक्टर है, बेसिकली कार्टून इसमें होता है, कार्टून उसका बोलते हैं, लेकिन ये एनिमे है, उसको जो है ना उधर से मैंने इसका आइडिया लिया था। फिर ये अफगान गर्ल है, इसकी जो है ना पिक्चर बहुत जो है ना मशहूर हुई थी, ये किसी फोटोग्राफर ने बनाई थी। इसका जो पिन पॉइंट था कि इसकी आईज जो है ना ब्लू हैं, तो फिर मैंने कलर दिया, आईज को सिर्फ ब्लू किया, बाकी जो है ना वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। हाँ, बिल्कुल ब्लू आईज नजर आ रही हैं, बड़ी जबरदस्त। सो अब मुझे ये बता दें कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं? फ्यूचर प्लान मैं बेसिकली ये करता हूँ एज ए हॉबी, मतलब
जब मेरा दिल करे ना मैं उसको कोई ना कोई पोर्ट्रेट बना लेता हूँ। ठीक है, अपने लिए भी फिलहाल अपने कर रहे लिए कर रहा हूँ बेसिकली, इसको एज ए कमर्शली मैंने नहीं किया, ये चीज़ है इसकी। बचपन से ही आप क्या बचपन से नहीं, मैंने जो है ना आर्ट का मुझे शौक है, मैं वुड की भी चीज़ें कुछ बना लेता हूँ। अच्छा, बेसिकली मैं अपना एज ए हॉबी इसको लेके चल रहा हूँ। घर में एक जगह प्रॉपर रखी हुई है? घर में एक जगह है, पूरी मेरी एक्सेसरीज हैं, टूल्स हैं, वो सारे जो है महंगा शौक है क्या ये? नहीं, इतना महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, कोई इसका मतलब ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, धागा भी इतना सस्ता है, मार्केट से इजीली अवेलेबल है, कोई भी जाके ले। ये नेल्स हैं, ये भी इजीली अवेलेबल है मार्केट से, कोई भी इंसान करना चाहे ना वो इजीली इसको 1-1.5 माह दे के ना इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। आपने भी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू ये सब कुछ सीखा, तो देखिए आप जी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मुश्किल आपके लिए कुछ नहीं, और इस तरह के मेहमानों को मिलवाने का मकसद भी मोटिवेशन ही होता है कि हम इनकी लाइफ की जर्नी आपको दिखाएं, इनकी कामयाबी दिखाएं और बताएं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।